माँ मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी टिफिन ला कर दो। हाँ हाँ 2 मिनट रुक, अब बुढ़ापे का शरीर हो रहा है, अब राजधानी एक्सप्रेस की तरह फटाफट काम नहीं होता मुझसे। ये कहते हुए रमा हाथ में खाने का टिफिन लाकर बाहर खड़े बेटे को दे देती है। इसीलिए कहती हूँ अब शादी ब्याह कर ले। माँ तुम फिर शुरू हो गई, खैर शाम को इस बारे में बात करेंगे। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। शाम को खाना खाते वक्त वो फिर से इस बारे में बात करता है। माँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। ये देखो आजकल के बच्चों को अपने माँ बाप के अलावा और किसी को मौका ही नहीं देते। देख बेटा, मुझे लव मैरिज और अरेंज मैरिज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लड़की अमीर घर की होनी चाहिए। वो है ना। हाँ माँ वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है और उसके पिता का खुद का अच्छा कारोबार है। अच्छा फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू हमें लड़की से मिलवा दे। ये सुनकर बड़ा बेटा तो खुश हो जाता है, लेकिन छोटे बेटे निखिल का चेहरा उदास हो जाता है और कुछ देर बाद खाना खाकर वो सब कमरे में चले जाते हैं। अरे निखिल तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? और तूने निधि के बारे में माँ को क्यों नहीं बताया? आपने सुना नहीं भैया माँ ने क्या कहा? लड़की अमीर होनी चाहिए। और आपको तो मैंने निधि के बारे में बताया ही है कि वो गरीब घर की है, तो पता नहीं माँ इसके लिए मानेगी या नहीं। अरे तू चिंता मत कर, मेरी शादी के कुछ महीने बाद तू भी उससे शादी कर लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। सास शुभम का रिश्ता लेकर अमीर बहू रश्मि के घर जाती है। उसका घर काफी बड़ा था, जिसे देखते ही सास खुश हो जाती है। हाय ये तो बड़ी मोटी फर्म लगती है, दहेज में खूब सामान आएगा। सास झट से इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिन बाद उनकी शादी होती है। अमीर बहू महंगा सा लहंगा पहनकर बड़े से पार्लर में तैयार होती है। फिर दोनों की शादी एक बड़े बैंकेट हॉल में हो जाती है और अब अमीर बहू अपने ससुराल आ जाती है। उसके साथ ढेर सारा सामान भी आता है, जिसमें महंगा महंगा किचन का सामान होता है, जैसे माइक्रोवेव, अवन, नॉनस्टिक बर्तन, डबल डोर फ्रिज और भी ढेर सारे आइटम्स, जिन्हें देख सास खुश हो जाती है। फिर शादी की बाकी की रस्मों के बाद रश्मि अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अगले दिन वो अपनी पहली रसोई में काम करने चली जाती है। ओह गॉड, ये रसोई तो कितनी छोटी और ओल्ड फैशन है, यहाँ तो फैन भी नहीं है। फिर वो सबके लिए अपनी पहली रसोई में मूंग दाल का हलवा बनाती है। सबको उसके हाथ का हलवा बड़ा पसंद आता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज रमा का छोटा बेटा निखिल अपनी पसंदीदा लड़की निधि से शादी कर लेता है और शादी करके घर आ जाता है। ये तूने क्या किया निखिल? तेरी माँ मर गई थी क्या, जो तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? वो बात नहीं है माँ, मैं निधि से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करता, लेकिन अगर आपकी परमिशन लेता तो आप कभी नहीं मानते, क्योंकि ये गरीब घर की लड़की है। क्या तू एक गरीब को मेरे घर की बहू बनाकर ले आया? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, अमीर घर की बहू लाऊंगी, लेकिन तू तो इस गरीब को ले आया। ओफो माँ जी, अब ले ही आया तो कोई बात नहीं, अब अपना लीजिए ना उसे। हाँ माँ, वो भी तो इस घर की बहू ही है। अब रमा ना चाहते हुए भी उसे अपना लेती है। वो उसका गृह प्रवेश कराती है। शादी के कुछ दिन बाद ही वो दोनों बहुओं को अलग अलग रसोई दे देती है। बड़ी बहू को जहाँ बड़ी आलीशान रसोई देती है, तो वहीं छोटी बहू को नीचे की छोटी पुरानी वाली रसोई देती है। अमीर बहू अपना महंगा सामान और अच्छे अच्छे बर्तन अपनी रसोई में रखती है, जबकि छोटी बहू की रसोई छोटी होती है, जिसमें पहले के ही बर्तन रखे हुए थे। एक रोज, पता नहीं देवरानी जी तुम इतनी छोटी सी रसोई में खाना कैसे बना लेती हो, ऊपर से इसमें कोई पंखा भी नहीं है। पता है तुम्हारे आने से पहले जब मैं इस रसोई में खाना बनाती थी तो मुझे तो बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन अब मैं अपने आलीशान रसोई में बहुत खुश हूँ। वो तो एक कमरे जितना बड़ा है, नीचे की रसोई में तो खड़े होते हुए भी मेरा दम घुटता है। अब रसोई कैसी भी हो, काम तो करना ही है और मुझे आदत है। मेरे गरीब घर में हम कमरे में ही खाना बनाते थे, तो यहाँ तो तब भी रसोई घर अलग है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं कर लूंगी। अब देवरानी अपनी नीचे की रसोई में खाना बनाती और बड़ी बहू अपने ऊपर की रसोई में खाना बनाती। अमीर बहू का पति कमाई भी अच्छी करता था, इसलिए वो रोज अलग अलग तरह का टेस्टी खाना बनाती, जैसे कभी मटर पनीर, कभी शाही पनीर, कभी दाल मखनी। उधर गरीब देवरानी दाल या कोई एक सूखी सब्जी बनाती। बड़ी बहू ऊपर से नीचे अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी। अरे वाह, देखो इसे कहते हैं अमीरों का खाना। एक तू है जो इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बना कर देती है मुझे, और एक ये गरीब है जो एक सब्जी पकड़ा देती है, वो भी सूखी रोटी के साथ। माँ जी, अब उसने अपने यहाँ जैसा खाया है वैसा ही तो बनाएगी ना। वो बार बार अपनी गरीब देवरानी को ताने देती रहती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन तक तो ये सब बड़ी बहू को अच्छा लगता, लेकिन फिर वो काफी थक जाती। उफ, बार बार ऊपर नीचे करके तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है।
ऊपर से इतनी बड़ी रसोई और उसमें ढेर सारा सामान है कि उसको सफाई करते करते तो नानी याद आ जाएगी। अब मैं कैसे अकेले इसे साफ करूं? उसकी ये बात उसकी देवरानी सुन लेती है। आप चिंता मत कीजिए जेठानी जी, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। रश्मि भी सफाई के लिए टेबल के ऊपर चढ़ी हुई थी कि इतने में उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी कमर में चोट आ जाती है। मेरी कमर! अरे जेठानी जी, क्या हो गया आपको? निधि जल्दी से सबको बुला कर लाती है, जिसके बाद शुभम डॉक्टर को फोन करता है। गिरने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई है, इन्हें कुछ दिन बेड रेस्ट पर रहना होगा। क्या 1 हफ्ते तक? नहीं, इतने दिनों तक बिस्तर पर रहूंगी तो मेरे ऊपर की रसोई में काम कैसे होगा? ये आप कैसी बातें कर रही हैं जेठानी जी? भले ही हम दोनों की अलग अलग रसोई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अलग हो गए। आखिर है तो हम सब एक ही परिवार। अब आपके साथ साथ इस घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी मेरी। अब सास और जेठानी दोनों को निधि की अहमियत समझ आती है। साथ ही ये भी समझ आता है कि अमीर और गरीब होने से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल अमीर होना चाहिए। बिट्टू, रूही, दोनों इधर आओ। क्या मम्मी, खेलने दो ना, एक तो संडे मिलता है खेलने के लिए। चुप कर। और पहले तुम दोनों ये बताओ, मैं थाली में ये आटा निकाल कर गई थी, इसमें पानी किसने डाला? तू बता रूही, तूने ये खेल किया है ना? तूने ये सारे जग का पानी आटे में डाला है ना? बोल, सच बोल। नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। अच्छा, तो ये सारा कांड इस खिड़की से हुआ है। मैं भी देखती हूँ ये सुनीता मुझसे कैसे बचती है। जाओ तुम दोनों जाकर खेलो, मुझे खाना बनाना है। अनीता और सुनीता दोनों देवरानी जेठानी थे। अनीता बड़ी बहू थी और सुनीता छोटी बहू। दोनों के घर अलग थे, पर उनकी रसोई आपस में जुड़ी हुई थी, क्योंकि एक ही दीवार पर बनी थी और इस रसोई की खिड़की दोनों की रसोई से मिली हुई थी। इस वजह से कोई भी चीज आर पार हो सकती थी। इसी बात का फायदा अनीता और सुनीता उठाती रहती थी। कभी अनीता सुनीता के काम को खराब करती तो कभी सुनीता अनीता के काम को बिगाड़ देती। अक्सर ही दोनों के बीच इन्हीं बातों पर लड़ाई होती रहती थी। इस वजह से दोनों की सास कमला बहुत परेशान रहती थी। अरे सुनीता, ये कैसी चाय बनाई है? चाय में चीनी की जगह नमक है। मुझे तो लगता है तुम चाय बनाना भूल गई हो। क्या कहा? चाय में नमक? मैंने चाय में चीनी डाली थी, दिखाओ मैं पीकर देखूं। सुनीता चाय पीकर देखती है तो वो भी एकदम से थूक देती है। मैं जानती हूँ ये किसका काम है। आज तो मैं अनीता भाभी से सारा हिसाब किताब करके रहूंगी। अनीता भाभी, ओ अनीता भाभी, ये है कहाँ? अच्छा, तो आज रसोई में गोभी आलू की सब्जी बनाई जा रही है, अभी बताती हूँ इन्हें। सुनीता गैस की आंच बढ़ा देती है, जिससे कढ़ाई में बन रहे सारे गोभी आलू जल जाते हैं। अरे अनीता बहू, रसोई में कुछ बनने रखा था क्या? जलने की बदबू आ रही है। हाँ, गोभी आलू रखे थे, पर मैं तो धीमी आंच पर रखकर आई थी, देखती हूँ जाकर। अनीता रसोई में जाकर देखती है तो गैस की आंच बढ़ी हुई थी और गैस फुल पर थी। ये गैस को किसने तेज कर दिया? मैं तो हल्की आंच पर रख कर गई थी। ये जरूर सुनीता ने किया है। सुनीता, ये गैस तुमने तेज की है ना? हाँ, मैंने तेज की है। आपने भी तो मेरी चाय में नमक डाल दिया। अच्छा, तुमने भी मेरे आटे में पानी डाल दिया था। और मैंने जो कल कढ़ी चावल बनाए थे, आपने मेरी कढ़ी में चीनी डाल दी थी। मैंने आपको कुछ नहीं कहा। कहने को तो मेरे पास भी बहुत कुछ था, पर मैं भी अब तक चुप रही। आज तो कर लिया, दोबारा मत करना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो, हो गई शुरू दोनों फिर से एक दूसरे से झगड़ा करने। पता नहीं, मुझे तो लगता है ये सारे फसाद की जड़ ये खिड़की है। रमेश, मैं तुम दोनों से कब से कह रही हूँ इस खिड़की को बंद करवा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पर ना ही तू मेरी सुनता है और ना ही वो मुकेश। माँ ठीक है, 1-2 दिन के काम निपट जाएं, फिर मैं किसी मजदूर को बुलाकर खिड़की बंद करवा दूंगा। अनीता और सुनीता दोनों की लड़ाई से घर में कलेश भी बढ़ते जा रहे थे। अगले 2-3 दिन तक बात फिर दब गई और इसी बीच फिर से एक बार लड़ाई शुरू हो गई। मैं जानती हूँ अनीता भाभी ने जानबूझकर छिपकली को डरा डरा कर मेरी तरफ भेजा है। वो जानती है कि मैं छिपकली से डर जाती हूँ। अरे अब तुम दोनों छिपकली पर लड़ रही हो। छिपकली तो इधर उधर भागती रहती हैं, इस खिड़की से उस खिड़की से, इस दरवाजे से उस दरवाजे से। अब जानवरों को थोड़ी बांध सकती हो बहू। अब अपनी रसोई में छिपकली आई तो तुम्हारा मुंह खुल गया। उस दिन जब तुमने अपनी रसोई की गंदी अलमारी साफ की थी तो उसमें से जो चूहे भागकर मेरी रसोई में आए थे, तब तुम कहाँ थी? मैं भी बहुत सहन कर रही हूँ। अब आया सास को ज्यादा तेज गुस्सा और उसने दोनों बेटों को आवाज लगाई। बस, अब तुम दोनों कुछ नहीं बोलोगी। अब जो करना है मैं करूंगी। रमेश, मुकेश, अभी के अभी जाओ और एक मिस्त्री बुलाकर लाओ जो इस खिड़की को बंद कर दे। और फिर मिस्त्री को बुलाया गया और रसोई की खिड़की बंद कर दी गई।
अब रसोई की खिड़की तो बंद हो गई, पर इससे अनीता और सुनीता परेशान हो गई, क्योंकि उन दोनों के पास मन लगाने के लिए कुछ भी तो नहीं था। दोनों के बच्चे सुबह सुबह स्कूल चले जाते, सास मंदिर कीर्तन चली जाती और दोनों के पति अपने अपने काम पर चले जाते। पीछे से दोनों अपने अपने कमरों में कभी बैठी तो कभी अपनी अपनी रसोई में खाना बनाती। दोनों खिड़की की तरफ देखती तो खिड़की पर तो मिस्त्री सीमेंट लगाकर जा चुका था। दोनों थोड़ी उदास हो गई और शाम को दोनों सब्जी लेने के लिए एक साथ घर से बाहर निकली तो दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। नमस्ते भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सुनीता, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। और कहाँ जा रहे थे? मैं सब्जी मंडी जा रही थी। आज बिट्टू और रूही का मन था भिंडी खाने का, तो सोचा मंडी में ताजी भिंडी आई हुई होगी, वही बना लूंगी शाम को। अच्छा, मैं भी बस मटर पनीर लेने जा रही थी। आज बबलू और पिंकी मटर पनीर खाने की जिद कर रहे थे। अच्छा, चलो दोनों साथ चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। दोनों देवरानी जेठानी एक साथ मंडी जाती हैं, पर ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि दोनों ही झिझक रही थी। कुछ दिन पहले ही तो दोनों इतनी तगड़ी लड़ाई कर चुकी थी, इसलिए बात करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। दोनों अपने अपने घर लौट आती हैं। इधर अनीता भिंडी बनाने की तैयारी करती है, उधर सुनीता मटर पनीर बना रही थी। पर कुछ तो था, बिल्कुल सूखा सूखा, और वो था दोनों का एक दूसरे को ना देखना। मम्मी, चाची के घर से मटर पनीर की खुशबू आ रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अभी इस भिंडी के साथ रोटी खाओ, कल मैं मटर पनीर बना दूंगी। मम्मी, भिंडी तो बबलू को भी बहुत पसंद है ना, वो आपके हाथ की भिंडी कितने शौक से खाता है। हाँ, खाता तो है, थोड़ी सी दे आऊं क्या? अगर मन है तो दे आओ। इधर सुनीता भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी। क्या हुआ मम्मी, आप तो बिट्टू भैया के लिए मटर पनीर लेकर जा रहे थे, अभी तक गए नहीं? हाँ, जा रही हूँ, देखती हूँ। सुनीता भी नहीं जानती थी कि अनीता भी उसे भिंडी देने आ रही है। जब दोनों अपना अपना दरवाजा खोलती हैं तो हैरान रह जाती हैं। सुनीता, तू? हाँ भाभी, वो बिट्टू को मटर पनीर पसंद है ना। मैं भी बबलू के लिए भिंडी लाई थी, बबलू को भिंडी अच्छी लगती है ना। एक दूसरे को भिंडी और मटर पनीर देते हुए अनीता और सुनीता दोनों की आंखों में आंसू झलक रहे थे। अनीता और सुनीता की रसोई के बीच की खिड़की बंद हो जाने के बाद जो घर का माहौल बन गया था वो बिल्कुल शांत था, लेकिन जल्दी ही दोनों को अपनी रसोई में अकेलेपन का एहसास होने लगा था। पहले जहां वो एक दूसरे की रसोई में झांक कर मस्ती किया करती थी, अब वो अकेली हो गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि चाहे लड़ाई होती थी, लेकिन एक दूसरे के साथ का अपना एक अलग ही मजा था। दोनों को समझ आ गया कि वो एक दूसरे के बिना कितना बोर हो गई हैं। अनीता और सुनीता दोनों ने अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार किया कि अब वो एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगी। दोनों में सुधार देखकर उनकी सास ने खिड़की को दोबारा खोलने का निर्णय लिया और खिड़की दोबारा खोली गई। अब एक बार फिर से सबके चेहरों पर खुशी थी। घर में हंसी मजाक और प्यार का माहौल बन गया। रसोई की वो खिड़की अब उनकी दोस्ती और समझदारी का प्रतीक बन गई थी। Thanks for watching.